बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये क्या रिवर्स इंजीनियरिंग होती है क्या कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका कोटिंग नहीं समझ सकते हम उनको देख के? Like India is not till now 100% equipped to dye nylon fabrics, which is mostly used in defense. So we are trying to set up something like this. ये जो इम्पोर्ट बैन्स वगैरह होते हैं, इज इट अ कंट्री स्पेसिफिक कि हम चाइना से नहीं अलाउड है? बिकॉज आजकल ये भी होता है ना कि लोग चाइना रीरूट कर देते हैं, वियतनाम से आ जाता है ना, इधर से आता है उधर से। जैसे कुछ एग्रेसिव स्टेप्स और ज़रूरी हैं जो अगर लिए जाए तो हम लोग वी कैन ग्रो मल्टीपल फोल्ड्स इन वेरी लेस टाइम। किस टाइप के बताइए ना, यहाँ पर तो आपको मौका दे दिया मैंने, बोल दीजिए। हेलो नमस्कार, आज मैंने एक और फेस टू फेस रिकॉर्ड किया MSME। बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आया। इनफैक्ट मुझे लग रहा है ये मुझे और करना चाहिए, बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्डिंग से ना मेरा भी नॉलेज नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है और एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे। फेस टू फेस MSME ये मैंने एक इनिशिएटिव चालू किया था जहाँ पर मैं उन एंटरप्रेन्योर के साथ बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ कर दिखाया लाइफ में, और जिन्होंने या तो अपने स्टॉक को लिस्ट करवाया है और दे हैव डन फिनोमिनल फॉर इन्वेस्टर्स, या वो लिस्ट कराने वाले हैं। तो मैंने एक किया था मेरे मित्र अभिषेक रूंटा के साथ, अगर आपने देखा होगा तो यू वुड बी नोइंग, उसका भी IPO शायद आ जाएगा। और आज मैंने जिनके साथ किया वो ज़बरदस्त है। उनका नाम है राजीव लाखोटिया, और ये इनकी कंपनी है, इसका नाम है श्रीकरनी, लिस्टेड कंपनी है, 500 करोड़ का मार्केट कैप है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, it is purely and purely to get inspired and learn from him the nitty-gritties of his business, because ये जिस बिजनेस वर्टिकल को बिलोंग करते हैं ये है टेक्निकल टेक्सटाइल, जो कि कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, बट जब मैंने इनसे बात की ना तो मुझे लगा अरे कितना सही है, कितना सिंपल ही था। हम तो ज़बरदस्ती का इसके बारे में बहुत हाई फाई सोच रहे थे। ये पूरे फेस टू फेस के अंदर में हमारे साथ मेरे मित्र अल्केश अग्रवाल भी जुड़े हैं। जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि अल्केश जी भी मेरे साथ फेस टू फेस में मुझे हेल्प करेंगे, और MSMEs का जो मैं फेस टू फेस कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्केश भी उसमें रहे, ताकि एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव भी मैं आपको दे पाऊँ। बाय द वे अल्केश ने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था प्री IPO लेवल से। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया, आप लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस फेस टू फेस के अंदर में हमको एक एंटरप्रेन्योर का थॉट प्रोसेस, एक लिस्टिंग जर्नी और एक इन्वेस्टर का थॉट प्रोसेस, ये सब कंबाइन करके आपको काफ़ी ज्ञान मिलने वाला है। 1 घंटे का है, ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन वो 1 घंटे में सीखने को बहुत कुछ है। मेरे लिए तो था। आई एम श्योर आप मेरे दोस्त हैं, मेरी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व है, तो आप भी सीखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस राजीव लाखोटिया। हेलो, वेलकम एवरीवन। सो वेलकम राजीव लाखोटिया। थैंक यू। वेलकम। एंड अल्केश अग्रवाल। थैंक यू विवेक। थैंक यू। दोस्तों आज नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वी हैव एन एंटरप्रेन्योर राजीव, जिन्होंने ज़बरदस्त सक्सेस, एक्चुअली हम शेयर बाज़ार वाले हैं तो हम सक्सेस मार्केट कैप से ही मेजर करते हैं। सो नाउ ही हैज़ अ लिस्टेड कंपनी जिन्होंने बहुत अच्छा किया है। मैं डिस्क्लेमर भी दूंगा लेकिन बाद में दूंगा। एंड वी हैव अल्केश, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इनकी कंपनी में, एंड ही इज स्टिल द इन्वेस्टर इन द कंपनी। एब्सोल्युटली। तो आज बहुत फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन होने वाला है, मस्त बातचीत करेंगे। एक डिस्क्लेमर देने से चालू करता हूँ कि लिस्टेड कंपनी है तो हो सकता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट आ जाए, आपका मन करे ले लें इस इंटरव्यू के बाद में, पर अपना ड्यू डिलिजेंस करके कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज यहाँ सिर्फ बातचीत एक ही ऑब्जेक्टिव से की जा रही है कि बिजनेस क्या है उसको समझें, और एक एंटरप्रेन्योर जो है उनके माइंडसेट को भी समझें। दैट्स इट, और कोई एजेंडा नहीं है। आप मान सकते हैं कि अल्केश का स्वार्थ है कि आप इस कंपनी के बारे में जानें, और ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर का तो स्वार्थ रहता ही है। तो प्लीज़ डू योर ड्यू डिलिजेंस, जो भी कुछ करना है करके अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो कीजिएगा। और मेरा और इनके साथ कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, ना मैंने पैसा लिया ना इन्होंने पैसा दिया। ऑलराइट, सो ये था छोटा सा बैकग्राउंड। सो राजीव, अल्केश, हम लोग ये पूरे डिस्कशन को ना कुछ भाग में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी, और फिर उसके बाद में ये जो सेक्टर है जिसका पार्ट आप हैं, जिसको आप टेक्निकल टेक्सटाइल कहते हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा नया सेक्टर है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी और आप बताएंगे। एंड देन योर कंपनी, आपकी कंपनी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, right, within the ambit of all the regulations of all the disclosures by the regulator। और अल्केश जी, आप मेरे साथ मिल के, हाँ जी, आप मेरे साथ ही हैं,
एकदम मैं आपके साथ ही हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। आपको बहुत कुछ पता है ऑलरेडी, लेकिन आप चाहेंगे हम लोग दोनों मिलके कि इनसे हमको और निकलवाना है। एकदम मैं आपके साथ हूँ और चाहूँगा कि बेस्ट जो राजीव का और जो उन्होंने किया है वो हम बाहर निकाल पाएँ। लवली, फैंटास्टिक। सो लेट्स स्टार्ट विद राजीव। सो आपकी जर्नी राजीव। बॉर्न बॉट अप इन कैलकाटा, एक जॉइंट फैमिली बिजनेस में हमेशा ही बिजनेस करते ही देखा है, पापा चाचा सबको। आई वॉज इन अ वेल टू डू फैमिली, नॉट वेरी बिग बट ठीक है, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। एंड देखते देखते कब बड़े हो गए सबके साथ पता ही नहीं पड़ा। जैसे जैसे बड़े हुए पापा लोगों ने चलो बिजनेस तो पढ़ाई करते रहना बट ऑफिस स्टार्ट कर दो एटलीस्ट। तो थोड़ी देर ऑफिस जाते थे, फिर घर। देन आई स्टेड इन बॉम्बे फॉर 3 years। अच्छा। फिर पापा लोग बोले नहीं अब आ जाओ बिजनेस में लग जाना है। स्टार्ट किए एंड बाय लक आई गॉट VIP एज माई फर्स्ट क्लाइंट। अच्छा। इट वॉज अ वीकेंड एंड अ फैक्स केम फ्रॉम VIP कि वी नीड सच एंड सच सप्लायर्स। एंड उस समय हम लोग भी बहुत छोटे थे एंड VIP वॉज ऑल्सो नॉट बिग। सो एंड आई स्टेड इन बॉम्बे। सो पापा लोग बोले तुम ही जाओ। आई डिडंट न्यू बिजनेस too much that time, but I took the samples, I went, and unknowingly ki these are technical textiles, I started dealing in them. So and gradually started, I got the first order from them at the first click only. अच्छा। Then it was a very specific fabric, they needed a waterproof fabric that time. इंडिया में लोग जानते नहीं थे वाटरप्रूफ कपड़ा कैसे बनता था उस समय, तो हम लोग उसको फिर भी R&D किए। I went with those samples to China and धीरे धीरे करते करते we got the orders. VIP also grew. We also grew. Then as a kitty, Samsonite came in, Safari came in. धीरे धीरे करते करते we started going big in technical textiles. So not even knowing कि ये technical textiles होती हैं. And gradually we started with a small trading business. फ्रेंड्स एंड फैमिली हमेशा थे जो बिजनेस बैकग्राउंड से ही थे, फ्रेंड्स भी। सो ऑलवेज लुक्ड एवरीवन जो भी साथ थे सब फैमिली बिजनेस में या कोई ना कोई ऐसे, तो सब एक फ्रेंड लोग बात करके कि चलो बढ़ते हैं। हाउ दे वर ऑल्सो ग्रोइंग, वी वर ऑल्सो ग्रोइंग। वी स्टार्टेड विद अचीविंग स्मॉल टारगेट्स, देन वी ग्रो बिग एंड इन अराउंड 2014 I thought we started traveling around the globe कि how are the people doing it. 2014? Yes, क्या उम्र थी आपकी उस समय? I was around 32 that time. 32? Yeah. अभी क्या उम्र है आपकी? अभी तो आप 32 के लग रहे हैं। I'm 44 now. Oh my goodness, that's. And when I was 21, 22, I went to VIP. You went to VIP, Yeah. so you bagged the order when you were 21-year-old. Yeah. Lovely. तो आपका ये family textile was your family business पहले से? Yes, textiles is a legacy in my family. अच्छा। And we are in textiles from last 70 years. 70 years. Yeah. Okay. पर टेक्सटाइल में भी तो बहुत सर अलग अलग तरह के textile, आप लोग किस टेक्सटाइल में थे? बहुत तरह के होते हैं, बट एज वी वर ऑलरेडी डीलिंग इन सम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, मीन्स माई फैमिली वॉज ऑलवेज फ्रॉम द लास्ट 50 years डीलिंग विद द लेदर गुड्स एक्सपोर्टर्स। अच्छा। सो हम लोग एक ग्रेड अपर थे ऑलरेडी टेक्सटाइल्स में नॉर्मल शूटिंग नहीं बेच रहे थे। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैंने उसको भी आप एक तरह से टेक्निकल टेक्सटाइल बोल सकते हो, क्योंकि उसमें भी कुछ केमिकल टेस्ट रिक्वायर्ड थी जो यूरोप में लगती थी, US में लगते थे, एंड इट वॉज अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस प्रोडक्ट बेसिकली। तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स भी होती थी, कुछ नेम्स लिखे होते थे, कुछ प्रिंट्स करी होती थी ब्रांड्स की, एंड वी वर डीलिंग विद द ऑलमोस्ट द बिगेस्ट ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम ऑल्सो। सो दैट गिव मी अ अपर एज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट मोर। राइट। एंड एट दैट टाइम ऑल्सो व्हेन आई जॉइन बिजनेस, तो मेरा यही टारगेट था कि कैसे मीन्स लेदर गुड्स एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अराउंड द ग्लोब बोल लो या अराउंड इंडिया बोल लो। सो माई टारगेट वॉज टू केटर द बिगेस्ट क्लाइंट्स इन एवरी सिटी। अच्छा। आई नेवर यूज टू टारगेट द स्मॉलर क्लाइंट्स। सो बिकॉज इफ आई थॉट कि अगर मैं एक बड़ा क्लाइंट टच करता हूँ तो छोटे वाले अपने आप मांगने आएंगे कि यू आर डीलिंग विद देम, तो वाई नॉट। सो लाइक कानपुर गया, वहाँ का जो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, आई केटर्ड देम। वी वेंट टू चेन्नई, वहाँ जो बिगेस्ट है, अच्छा, आई टारगेटेड देम।
In Calcutta, 2-3 exporters were. So as I grew with them, small people came themselves. कि अरे आप उसको दे रहे हो सर, मुझे भी दे दो. तो आप क्या देते थे एग्जैक्टली? लेदर गुड्स के अंदर जो लाइनिंग लगती है, लेदर गुड्स के अंदर में वो जो कपड़ा होता है, कपड़ा होता है, इट्स कॉल्ड इंटर लाइनिंग्स. अच्छा अच्छा. आप अगर एक माइकल कॉर्स का बैग खोजते हो तो हाँ, अंदर में माइकल अंदर में कॉर्स जो- एम के लिखा रहता है, तो वी यूज टू सप्लाई दैट. अच्छा. But it looks like a general lining, हाँ. but it has many chemical tests required. अच्छा. क्योंकि यूरोप, यूएस, इंडिया की तरह नहीं, वहाँ लोग बोलते हैं अगर बैग में हाथ डाला तो उससे भी उनको बीमारी हो सकती है. तो वी यूज टू डील विद देम, मेनी केमिकल टेस्ट होते थे उसके. हाँ. So, ये आप यहीं कर रहे थे या आप जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल, आप जब 21 के थे आपने पहला ऑर्डर ग्रैब किया, तो उस टाइम पे ये जो कपड़े और आपने जो ऑर्डर्स लिए वो आप इंपोर्ट कर रहे थे या यहीं पर इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स थे? किस तरह से आप केटर कर पा रहे थे? नहीं, इंडिया वॉज ऑलवेज इक्विप्ड टू मेक अ जनरल टेक्सटाइल. ओके. एंड जो लेदर गुड्स में लगती थी उस समय तक जो लगती थी, इंडिया वॉज इक्विप्ड टू मेक दैट. बट एज वी ग्रू इन द लगेज सेगमेंट, वहाँ लगेज वॉज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना ओनली. सो दे tried to copy the brands. Basically they tried to copy the Chinese product. So they told us that they need this type of coating, they need waterproof fabrics and anti-fray fabrics जिसमें आप अगर स्टिच करते हो तो धागे नहीं निकले. And it was new in India. There was not a single factory also when we started this. So पहले मैं चाइना गया, then we started importing from China and the business started growing very fast. तो धीरे धीरे 1-2 फैक्ट्रीज लगनी चालू हुई. आई रिमेंबर 2005-6 में फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में लगी थी. वी स्टार्टेड सप्लाइंग दिस फैब्रिक्स इन 2000. बट 2005-6 में पहली कोटिंग फैक्ट्री लगी थी सूरत में. ओके. एंड बट दे वर चार्जिंग वेरी हेफ्टी अमाउंट्स क्योंकि ओनली 1-2 प्लेयर्स थे. डिमांड सप्लाई गैप. डिमांड सप्लाई गैप था, प्लस हर कोई लेना नहीं चाहता था. देयर मीन्स डिमांड इतनी थी पर क्योंकि प्रोडक्शन कम था तो उनके भी कॉस्ट ऊँचे थे. देन आई सर्च द गैप कि क्यों नहीं इंडिया में वो प्राइस आ रहा है जो चाइना में है. भाई चाइना जो चीज़ 5 रुपये में कर रहा है, इंडिया में क्यों 15 रुपये लग रहा है उस चीज़ का. सो इट्स फ्रॉम देयर कि जाते जाते आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग. मीन्स धीरे धीरे पहले तो हम लोग खाली कपड़े खरीदने जाते थे कि 4-5 साल तो गए, चलो आ गया बेच दिया, आ गया बेच दिए. बट एज द डिमांड स्टार्टेड ग्रोइंग, कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी थे कि नहीं, वाई नॉट मेक इन इंडिया. एंड दे वर ऑल्सो प्रेशराइजिंग कि जो बड़े ब्रांड थे कि लेट्स स्टार्ट समथिंग इन इंडिया. क्योंकि उनको मैंडेट दिया था यूएस गवर्नमेंट ने कि आप चाइना से कम करिए और दूसरे कंट्रीज में जाइए. वो भी था, प्लस चाइना के साथ भी अनसर्टेनिटी चलती रहती है इंडिया की. तो दे ऑलवेज वांटेड कि क्योंकि उन लोग के पास बाद बाकी कैपेसिटी थी. इंडिया में मोल्डिंग वाज अ वेरी इजी थिंग. मोल्ड जब बन जाते थे, मोल्डिंग हो जाती थी लगेज की, या स्टिचिंग इंडिया से आते थे. चाइना स्टिचिंग वॉज एक्सपेंसिव. एनीथिंग मैनुअल चाइना इज एक्सपेंसिव एंड ऑटोमेशन दे आर चीपर. सो बैग एंड बैकपैक्स के ट्रेंड पहले नहीं थे. आप पहले देखते थे तो आदमी बस्ता में भी लेके निकल जाता था. बट एज स्काई बैग्स ग्रू, स्काई बैग्स जैसे जैसे बढ़ते गया, एंड स्काई बैग्स वाज द फर्स्ट बैकपैक आई थिंक इंडियन पीपल स्टार्टेड नोइंग कि हाँ बैकपैक भी होता है कुछ. आज अगर आप देखते हो तो एक आदमी अटैची लेना ही छोड़ दिया है. एक बड़ा बुजुर्ग भी बैकपैक ही कैरी करता है. करेक्ट. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी हम लोग भी एक्सप्लोर कर रहे थे. एंड देन धीरे धीरे हमारा नज़रिया जब जाते थे फैक्ट्री में तो पहले तो कपड़ा खरीदने पर रहता था. पर नाउ व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग, वी स्टार्टेड सीइंग दैट हाउ इज़ द फैब्रिक मेड, कि ऐसा क्या है कि जो वो लोग बना पा रहे हैं और हम लोग नहीं बना पा रहे हैं. एंड ग्रेजुअली वी थॉट टू हैव अ स्मॉल सेटअप इन 2014-15 एंड अराउंड 2016 वी स्टार्टेड विद 2 machines, only 2 knitting machines, where we started making the air mesh fabrics जो आप चेयर में देखते हो, स्पोर्ट्स शूज़ में देखते हो, बैकपैक में पीछे में सपोर्ट के लगते हैं. तो वी स्टार्टेड विद 2 machines. जो आजकल मैश बैग्स बोल के आते हैं और आते हैं वो उसी फैब्रिक के होते हैं. स्पोर्ट्स शू देखते हो तो स्पोर्ट्स शूज़ एयर मेश की बनी हैं. आजकल चेयर्स भी लेदर धीरे धीरे घट रही हैं, चेयर्स में भी एयर मेश लग रही हैं. बैक के पीछे में आप देखते हो मेडिकल आर्क्स में लगती हैं, बाइक की सीट्स में लगती हैं, जो बेसिकली थोड़ा स्पॉन्जी फील देती है. Yes, yes. अच्छा अच्छा. गॉट इट. So we started with 2 machines in 2018-16. Then we bought 2 more, 4 more.
एंड फिर सोचे कि जब ये सक्सेसफुल है तो वाई नॉट वीविंग ऑल्सो. देन वी स्टार्टेड विद अ स्मॉल सेटअप ऑफ वीविंग विद 100 मशीन्स. देन वी टुक 100 मोर इन नेक्स्ट 6 months. वीविंग क्या हुआ? कपड़ा जो हम लोग वाटर प्रूफ कपड़ा जो आप वगैरह कपड़ा बनाते हैं, बना हाँ, रहे हैं। जिससे आप बैग बन रहे हैं, जो धागा टेक्निकल बाई करते हैं और फिर उससे कपड़ा बनाते हम लोग धागा रिलायंस गार्डन इनसे खरीदते हैं. ठीक है, कौन से साल में आप कर रहे थे जब आपने 2 से 4, 4 से 8, 8 से 100 और 100 मशीन? सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हाँ, वी बॉट आवर फर्स्ट लैंड इन 2019 ओके, जस्ट बिफोर कोविड. हाँ, मीन्स 20 तारीख शायद कोविड स्टार्ट हुई थी एंड वी बॉट द फर्स्ट लैंड अराउंड 10th of March. 10th of March, yes. 23 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, मुझे याद है, Yes, आज so भी है. 10th of March we bought the first land. Yes. एंड जो बेचा था वो भी बहुत घबरा गया कि इन लोगों ने लिया है. तब तक तो एडवांस ही दिए थे कि विल दे बाय और नॉट. बट बाय गॉड ग्रेस हम लोग इन कोविड टाइम्स ऑल्सो वी केप्ट द कंस्ट्रक्शन ऑन. जैसा तैसा करके हम लोग करते थे. एंड एज सून एज कोविड फिनिश्ड वी वर थ्रू विद द फैक्ट्रीज. द सेटअप वॉज इंस्टॉल्ड, जस्ट द मशीन्स वर टू बी बॉट. तो कोविड के दौरान ही पूरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुआ है? सो जब भी हम लोग को मौका मिला हम लोग करते गए. वी नेवर स्टॉप्ड. सो जब जस्ट टू क्लैरिफाई, जब कोविड था उस वक्त आपकी ये 100 मशीनें लाइव नहीं थी, राइट? नहीं, उस वक्त हमारी 10 मशीनें वीविंग की लाइव हो गई थी, नेटिंग की लाइव हो गई थी. तो वी वर एट विनिंग एज कि वी हैड द परमिशंस टू ऑपरेट द फैक्ट्री बिकॉज इट वाज एसेंशियल आइटम. एयरमेश के मास्क बन रहे थे. अच्छा अच्छा. सो वी फाउंड अ अपॉर्चुनिटी इन कोविड ऑल्सो कि हाउ वी कैन. एंड वी had some licenses to make the PPE kit items also. So we had the permissions to move around and laborers भी जा रहे थे. तो थोड़े थोड़े हम लोग वर्क भी स्टार्ट रखे थे. एंड ये मुझे लगा कि जैसे ही कोविड ख़त्म होगा, पहले 2-3 महीना तो हर कोई निराश था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं पता है. बट ये पता था कि जैसे ही कोविड ख़त्म होगा मुझे है कि मैं तो बाहर जाऊँगा घूमने, 2 महीना घूम के आऊँगा ही आऊँगा. तो हर आदमी यही सोच रहा था. एंड द लगेज इंडस्ट्री वॉज गोइंग टू बूम लाइक एनीथिंग. क्योंकि आदमी बाहर जाएगा तो उसको एक बैकपैक लेना ही पड़ेगा, एक अटैची खरीदना ही पड़ेगी. एंड इट हैपेंड द सेम वे. एज सून एज कोविड एंडेड पीपल ट्रैवल लाइक एनीथिंग. आदमी घूमने भी गया, आदमी अपने ऑफिस फैक्ट्रीज, घर गया आदमी. तो हर आदमी जब घर गया तो कुछ ना कुछ लेके गया अपने घर वालों मुझे एक बात याद आ रही है, आपको बीच में बोलता हूँ. इसी वक्त एक नया वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग कॉइन किया गया था, रिवेंज टूरिज्म. हाँ, अगर आपको याद हो तो सब कोई बोल रहे थे यार 2 साल कोविड ने मुझे रोक लिया है, अब मैं रिवेंज लूंगा. और रिवेंज टूरिज्म एक बहुत ही बड़ा फिनोमेनन था उस टाइम पे. हर कोई जा रहा था, जैसे तुमने कहा, कोई अपने घर जा रहा है तो कोई किसी और के घर जा रहा है, कोई अपने घर से दूर जा रहा है, बट उसे अपने शहर से निकलना था. तो डेफिनेटली यस, दैट रिवेंज टूरिज्म वाज. बट मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पर जाने के पहले, इसके आगे बढ़ने के पहले. कोविड में आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जहाँ 100 मशीनें, ठीक है, क्या वो चीज़ थी जो आपको मतलब कि बिकॉज दैट वाज समथिंग दैट वाज अ वेरी अनसर्टेन टाइम इन ऑल आवर लाइव्स एंड एज एनी एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग फर्स्ट टाइम इन मैन्युफैक्चरिंग एंड दैट टू जस्ट 10 मशीन्स एंड ऑर्डरिंग 200 मशीन्स. सो आपके दिमाग में चल क्या रहा था, मतलब वो? सर मैं कहूँ तो मुझे ये था, किसी को मालूम नहीं था कि दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, हम रहेंगे आप रहोगे, कौन रहेगा. हाँ, बट ये था कि अगर रहे तो बिजनेस शुड गो ऑन, नहीं रहे तो पैसा बैंक में है चाहे मशीन में, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट वाज योर ओन. जो आपके पैसे थे वो आपने इन्वेस्ट किए थे मशीन? उस समय तो अपने ही पैसे थे सारे. आपने लोन लेके नहीं किया था होगा? इट वाज ईदर बाय फ्रेंड्स एंड फैमिली और समथिंग बाय बैंक लोन. बट बैंक लोन वाज रिक्वायर्ड टू गेट द सब्सिडीज एंड एवरीथिंग. ओके, सो दैट्स व्हाई वी टुक द बैंक लोन्स. जी. सो पैसे अपने पास है चाहे मशीन में, इट्स अ एसेट. एंड so that was the basic thought. Why not invest in the machines at that time where no one was trying to. हर आदमी सोचता कि बेच के घर चले जाएं, कुछ नहीं करें. बट आई थॉट कि why not do it. That was the main thing कि कोविड में हम यही सोचे कि करते हैं. एंड तो ये जो VIP का ऑर्डर आपको मिला था, इट वाज बेसिकली फॉर व्हाट पर्पस? वो जो लगेज है उसके अंदर में जो लगेज, उस समय दे यूज्ड टू मेक सॉफ्ट लगेज. हाँ, तो सॉफ्ट लगेज के अंदर जो लाइनिंग लगती है, अच्छा, वो लाइनिंग. तो उसको टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं. इट वॉज अ टेक्निकल टेक्सटाइल. उसमें अगर वही अनकोटेड हो जाए या मैंने नॉर्मल फैब्रिक हो तो इट इज़ नॉट अ टेक्निकल टेक्सटाइल. बट क्योंकि उनको वाटर प्रूफ की रिक्वायरमेंट थी, अगर आप बैग में बीच में जाते हो तो गीले कपड़े डाल देते हो, तो
उसके कलर्स आपके कपड़े पे ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। अच्छा। आपके दूसरे चीज़ें गीली नहीं होनी चाहिए, कपड़ा बैग से बाहर नहीं निकलना, पानी बैग से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राइट। तो इट्स अ वाटर प्रूफ फैब्रिक बेसिकली, जो जैसे आप जो छाते में यूज़ करते हो। हाँ, तो इट्स द सेम फैब्रिक, तो इट्स अ टेक्निकल टेक्सटाइल। थोड़ा मुझे ना इस पे और डीप जाना था, बट पहले इनकी जर्नी हो जाती है, उसके बाद ये टेक्निकल टेक्सटाइल पे मुझे और जाना है, बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। टेक्सटाइल मतलब ही होता है कॉटन। हाँ, वी आर सो यूज्ड टू दैट थॉट, बट टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ वेरी न्यू थिंग वी वांट टू टेक्सटाइल के अंडरस्टैंड। साथ ही जो वर्ड टेक्निकल लगता है ना, वही बड़ा टेक्निकल सा साउंड करता है actually कि हाँ। तो व्हेनेवर आई मीन इस पे डीप चर्चा करते हैं, बट देन सर जैसे मैं बता रहा था, कोविड में वी बॉट द फर्स्ट लैंड, या buildings were installed just after COVID. We started with 100 machines, but we had opportunity to set up 100 more. Then we installed one coating plant. Then एक और coating machine लगाए. Now we came with a IPO for a backward and a forward integration both. Backward integration हम लोग किए अपना डाइंग हाउस के साथ. डाइंग हाउस एक हार्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का. अच्छा, क्योंकि जितने भी टेक्निकलिटीज़ है वो डाइंग हाउस इन कोटिंग में ही होती है. नॉर्मल फैब्रिक इज वीव लाइक एनी अदर फैब्रिक, ओके, जब द यार्न्स आर डिफरेंट. तो जब आपके पास डाइंग हाउस है एंड आप अपने तरह से मोल्ड कर सकते हो चीज़ों को. ओके, वी ऑल्सो हैड अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन विद अ बैकपैक यूनिट. बेसिकली इट्स अ फिनिश्ड गुड्स यूनिट आप बोल लो, बैकपैक नहीं बोल के. इट्स अ स्टिचिंग यूनिट बेसिकली. मतलब जो आप बना रहे हैं टेक्सटाइल, उससे अब आप फाइनल प्रोडक्ट भी बनाएंगे? यस, जो कस्टमर्स को हम लोग दे रहे थे VIP, सैमसोनाइट, सफारी, तो उन लोग बैकपैक्स भी दे वर कीन टू बाय बैकपैक फ्रॉम अस आल्सो. तो ये लाइव है ऑलरेडी? यस, द फैक्ट्री इज ऑलरेडी लाइव एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव डबल्ड एंड ट्रिपल्ड द फैक्ट्री इन लास्ट 5 months. लवली. सो हम लोग सोच रहे थे 200 से स्टार्ट करेंगे एंड 6 महीना 7 महीना स्टार्ट करके फिर 200 और बढ़ाएंगे, फिर 6-7 महीना और 200 बढ़ाएंगे. But already we are live with 700 machines. Wow. And we plan to have around 1200 machines by second quarter or first quarter ओके. 2025. और ये सारा आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितना भी फैक्ट्री वगैरह है, ये सब सूरत में? सब सूरत में. सब सूरत. इट्स अ फैक्ट्री इन फैक्ट्री कॉन्सेप्ट बेसिकली कि कपड़ा बन रहा है, बैग भी वहीं बन रहा है. जस्ट द डाइंग हाउस इज अ बिट फार 4 kilometers बिकॉज उसको थोड़े से पॉल्यूशन के नॉर्म चाहिए होते हैं. अच्छा, ओके. एंड वो भी वी आर through with that. We have received all the licenses and we are trying to get live on 6th of April रामनवमी पे. ओके. तो एक बार मैं जस्ट ये आपका इंडस्ट्री का वैल्यू चेन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, कि आप यान लेते हैं, यान भी आप बनाएंगे क्या? Sir, we have done all the studies for that. अच्छा, But फिलहाल तो नहीं, बट 2-3 साल बाद जरूर सोच सकते हो. अच्छा, ठीक है, इंटरेस्टिंग. पर यान बनाने के लिए तो जो बड़े बड़े हाथी लोग हैं, आई थिंक रिलायंस वगैरह, Reliance is there, Garden is there, 2-3 more bigger players are there. हाँ. But if we फिर वही बात होगी जो टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में होती है, हाँ. कि हमारे यार्न्स भी थोड़े से टेक्निकल सी हैं. अच्छा. वी हैव डन सम R&D, बैकवर्ड R&D, जो हम लोग स्पेशलाइज खुद ही बनवाते हैं. हाँ. एंड वो हर कोई नहीं बनाता है. अच्छा. एंड इफ वी हैव दैट आल्सो, इट्स अ विनिंग एज कि वी हैव द प्राइवेसी इन हाउस कि क्या करते हैं क्या नहीं सही करते है, हैं. वेरी गुड. तो आप यान लेते हैं, अपने हिसाब से बनवाते हैं, लेट मी पुट इट दैट वे. फिर उसके बाद उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करते हैं. फिर वो टेक्सटाइल डाइंग होती है उसकी, जो कि आपने कहा कि जो आपके डाइंग यूनिट है, दैट इज द मेन सूप आई वुड से, जो डिफरेंशिएट करता है आपको फ्रॉम अदर पीपल. क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल इज ऑल अबाउट द राइट केमिकल यूज फॉर डाइंग पर्पज. और फिर उसके बाद में फिनिश प्रोडक्ट. तो अभी तक आप कपड़ा प्रोवाइड कर रहे थे, अब हम फिनिश प्रोडक्ट भी, बट दिस विल बी OEM. मेरे ख्याल से हम एक कुछ मिस कर रहा हूँ? मिस कर रहे हैं. कोटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टेक्निकल टेक्सटाइल में, डाइंग के साथ साथ. अच्छा, डाइंग अलग चीज होती है, कोटिंग अलग होती हाँ, है. सॉरी, मैं ना थोड़ा सा इस मामले में डाइंग तो हर चीज डाइंग होती है. मैंने आप शर्ट पहनोगे तो भी डाई हो रहा है, चाहे व्हाइट पहने हो, बट वो दैट इज आल्सो डाइड. डाइंग होगा ही. Yes. अच्छा. हाँ. सो देन फर्स्ट, अब जैसे बोले यान आया, यान से वी डू सम मोर प्रोसेसेस ऑन द यान टू मेक इट मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए. देन वी डू द वीविंग, देन उसको चेकिंग वगैरह करके उसको डाइंग करते हैं. डाइंग के बाद उसको कोटिंग करते हैं. कोटिंग के बाद एज पर डिमांड प्रिंट एम्बॉस जो चाहिए वो है. देन द फिनिश प्रोडक्ट इज मेड. तो टिल नाउ वी आर सप्लाइंग द फैक्ट्रीज जो फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं. करेक्ट. And now people are asking us to make finished products. And we have gained many orders for the finished products also from for white labeling till now.
and they are bigger brands around the globe. सही है, फैंटास्टिक। तो ये जो पूरा एक बार टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक मैं रहता हूँ, फिर मैं फिनिश प्रोडक्ट में आऊँगा आपके साथ। तो ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वैल्यू एडिशन सबसे ज़्यादा किस में होता है? डाइंग प्रोसेस में होता है कि कोटिंग प्रोसेस में होता है? Almost equivalent है सर। ओके, But dyeing has its limitations up to the value addition, but coating has no limitations. अच्छा, Means dyeing तो आप एक कपड़े को खाली कलर कर रहे हो, हाँ, बट व्हेन यू स्टार्ट कोटिंग इट, कोटिंग आप एक कपड़े को सिंपल एक कोटिंग कर सकते हो जिससे उसके धागे नहीं निकले साइड से। ओके, उसको आप वाटर प्रूफ भी बना सकते हो, एक कोट और मार के। उसको आप एक कोट और मार के छतरी का कपड़ा भी बना सकते हो। हाँ, उसको आप एक कोट और मार के आप समझ लो, या और डेंस वीविंग हो जाए, उसको आप उससे आप पैराशूट का फैब्रिक बना सकते हो। यू मेक इट अ बुलेट प्रूफ जैकेट के कपड़े बनते हैं। यू मेक इट अ फायर रिटार्डेंट फैब्रिक जो आपके फायर पीपल पहन के जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कोटिंग विच कैन बी डन ऑन अ सिमिलर फैब्रिक। तो कोटिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यूडेशन है। डाइंग इज पर्टिकुलर टू गेट द टेक्निकलिटी ऑफ द फैब्रिक कि आपको ये कलर चाहिए, कलर आपका निकलना नहीं चाहिए। एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फैब्रिक है जो हर कोई डाई नहीं कर सकता। लाइक इंडिया इज नॉट टिल नाउ 100% equipped टू डाई नायलॉन फैब्रिक्स विच इज मोस्टली यूज्ड इन डिफेंस। सो वी आर ट्राइंग टू सेट अप समथिंग लाइक दिस कि हम लोग सभी तरह की चीज़ कर पाएँ इन द सेम डाइंग हाउस। वी कैन डाई पॉलिस्टर, कॉटन, नायलॉन, एवरीथिंग। अच्छा, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि वी वर इन फैमिली बिजनेस, जॉइंट फैमिली बिजनेस ही, तो वी हैड अ डाइंग प्लांट इन कैलकाटा ऑल्सो, अच्छा, जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस पहले मिला हुआ है कॉटन डाइंग का। इट वॉज स्टार्टेड बाई मी ओनली। अच्छा, सो आई वॉज देयर फॉर 4-5 years हैंडलिंग दैट प्लांट। सो इट्स अ मिक्स एंड मैच कि आई बीन इन मैनी इंडस्ट्रीज, नहीं बोलेंगे इन टेक्सटाइल्स ओनली, बट मैनी टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फील्ड्स जो हम लोग करते थे फैमिली बिजनेस में, बिकॉज वी आर अ बिग फैमिली एंड हर कोई कुछ अलग कर रहा था। दादाजी मेरे कुर्ता पजामा कपड़ा करते थे, पापा लोग ये जो इंटरलाइनिंग होता है पॉकेट्स में, बकरम्स, पेस्टिंग बकरम्स होते हैं वो करते थे। चाचा लोग लेदर गुड्स में थे एंड मैं सबके पास होते थे रह के सब कुछ गिन करके देन वी स्टार्टेड हियर इन सूरत। सही है, बड़ा इंटरेस्टिंग। सबसे बढ़िया स्कूल विवेक जो बोला जाता था हमारे बचपन में, हमारे घरों में, कि सबसे बड़ी स्कूल रियल प्रैक्टिकल बिजनेस है। और मेरे ख्याल से राजीव का पास जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है वो यही है कि उसने डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लासेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने फैमिली में ही कर ली। और एकदम फ्रॉम रूट्स टू ट्री जो बोलते हैं वो पूरी जर्नी वो अपने फैमिली में देखा था। आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड हिम अ लॉट इन सेटिंग अप व्हाट ही हैज़ डन। सही है, अमेजिंग है। ये कितना बड़ा, थोड़ा मैं इंडस्ट्री की तरफ जाता हूँ। वेरी इम्प्रेसिव प्रोफाइल यू हैव। ये कितना टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया का कितना बड़ा है, और ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल जिस पे आप काम कर रहे हैं, और मुझे ना थोड़ा आपको उसमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई नो यू एज एन एंटरप्रेन्योर यू वांट टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक बार मैं अभी जो आप कर रहे हो उसी में अपना डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ। सर अगर टेक्सटाइल्स के बारे में बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के ऊपर की है। अच्छा, एंड मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगा कि टेक्सटाइल्स प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू टेक एनी कंट्रीज ग्रोथ। आप अगर देखो यूरोप का पास देखो तो दे ग्रू विद टेक्सटाइल्स। अगर चाइना आप देखो तो दे ऑल्सो ग्रू वेरी बिग विद टेक्सटाइल्स। अच्छा, एंड नाउ इट्स मेक इन इंडिया एंड India is already playing a significant role in textile industry basically right now. जब आप टेक्सटाइल, सॉरी मैं बीच बीच में इंटरप्ट मैं टेक्सटाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ अभी आपको। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वी आर नॉट। जब आप टेक्सटाइल बोलते हैं तो उसमें फेजेस होते हैं ना। पहला होता है कि जो धागा बनता है, राइट? मैं जब बेसिक टेक्सटाइल्स बोलो तो मैं कपड़े के बारे में बात कर रहा हूँ, कपड़ा के बारे में बात, धागा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो 2 लाख करोड़ आप कह रहे हैं ये बेसिकली कपड़े का मार्केट है। बट दिस ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज। कपड़े का मार्केट सुनते हैं ना, अनऑर्गेनाइज बहुत है। नहीं, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज हम लोग गिन सकते हैं कि बराबर ही है। अच्छा, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल्स इज ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ। ओके, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 80% ऑफ इट इज़ इम्पोर्ट्स राइट नाउ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और ऑब्वियसली मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ चाइना से आ रहा होगा मैक्सिमम। 80% इज कमिंग फ्रॉम imports and but gradually India is growing very fast in technical textiles, manufacturing also. जैसे हम चाइना जाते थे एंड
बट व्हाट द एक्सपर्टीज इन चाइना, कि चाइना में एक आदमी एक ही काम करता है. अगर आप कभी जाओगे तो आप चाइना में देखोगे कि जो आदमी डाइंग कर रहा है वो खाली डाइंग ही कर रहा है, जो आदमी कोटिंग करता है वो खाली कोटिंग ही कर रहा है. एंड इट्स देयर एक्सपर्टीज, बट ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा. तो व्हेन वी केम आई थॉट व्हाई नॉट एवरीथिंग इन वन रूफ. तो उस टेक्निकल टेक्सटाइल को रेप्लिकेट करने के लिए वी थॉट टू मेक एवरीथिंग इन वन रूट. क्योंकि अगर हम कोटिंग लगा लेते तो आई डोंट नो कि हमको वो डाइंग वाला फैसिलिटी वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी जो उसके लिए रिक्वायर्ड है. सो वहाँ हम लोग इसको अंडर वन रूफ टू हैव अ कंपोजिट यूनिट, वी मेड द सेम सेटअप टेकिंग समथिंग फ्रॉम एवरी फैक्ट्री. एंड व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल, मैं शायद विषय से भटक गया था. सो टेक्निकल टेक्सटाइल एक फैब्रिक है, मैंने आप बेसिकली स्पेसिफाइड फैब्रिक है जिसको आप कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ करते हो. ओके. आपको अगर छतरी यूज़ करना है तो उसको वाटर प्रूफ भी किया जाता है, उसको थोड़े ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं कि वो फटे नहीं बहुत जल्दी से. देन आप अगर एक पैराशूट यूज़ कर रहे हो, इट हैज़ वेरी हैवी स्ट्रेंथ ताकि वो हवा के प्रेशर से उसमें होल्स ना हो जाएं. यू आर यूजिंग अ बैकपैक. अब देखो बच्चा 2 साल भी यूज़ करता है तो इतने जल्दी टॉर्न नहीं होता है. वी यूज़ अ स्पोर्ट शूज़, अ बुलेट प्रूफ जैकेट, अगेन अ वेरी फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल. आप विंड शीटर पहनते हो, आप देखते हो उसमें से आपको ब्रीदेबिलिटी तो है किंतु हवा नहीं पास हो रही है या पानी नहीं आता है उसमें. टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ वेरी ह्यूज. प्रेजेंटली वी आर डूइंग सम सेगमेंट्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल. ओके. हम लोग अभी मेजर फोकस लगेज में है. लगेज जब हम लोग बोलते हैं तो बैकपैक के इनर फैब्रिक, आउटर फैब्रिक एंड मैश जो मैं आपको पहले बताया था, वी आर डूइंग एवरीथिंग. सो एक बैकपैक में वी हैव ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंपोनेंट. ओके. जस्ट द जिपर एंड सम फिटिंग्स उनको बाहर से लेनी पड़ती हैं. राइट. बट वी हैव द सेटअप कि कल चाहे तो जिपर भी हम लोग बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं. एंड एज वी ग्रो हायर वो भी कर सकते हैं कभी भी. सो टेक्निकल टेक्सटाइल में बैकपैक्स हो गई. फिर आपके हमारे लगेज के अंदर जो लाइनिंग लगती हैं, हार्ड लगेज के अंदर जो लाइनिंग लगती है, वो वी प्ले अ मेजर रोल इन दैट. सॉफ्ट लगेज है तो सॉफ्ट लगेज में एक ऊपर का कपड़ा, अंदर का कपड़ा, सेम लाइक अ बैकपैक, खाली ट्रॉली एंड व्हील्स ही लेना उनको, बाद में कि सब कुछ वी आर मेकिंग. सही. We are doing some specialized fabric for jackets. We have done for many brands, multiple brands, to some big jacket manufacturers. We are doing some inner linings for bulletproof jackets also. जो अंदर लाइनिंग लगती है उनके, वाओ, जो उनको सपोर्ट के लिए एयरमेश लगती हैं. वी हैव डन दैट ऑल्सो. शूज़ में कर रहे हैं, सब मेडिकल आर्क्स कर रहे हैं. मेडिकल आप जो मेडिकल सपोर्ट करते हैं आप देखते हैं उसके ऊपर तो फैब्रिक होता है अलग, नीचे में वो लोग मैश देते हैं वापस से टू गिव सपोर्ट. तो वो है, चेयर्स में लग रही हैं, बाइक सीट्स में लग रही हैं. एंड आजकल तो फर्निशिंग्स में भी यूज़ हो रही हैं. अब देखोगे मैश के तो खाली डस्ट माने कैरी बैग्स भी बन के लोग यूज़ कर रहे हैं. जैसे जैसे प्लास्टिक बैन होते जा रही हैं वैसे वैसे ये फैब्रिक्स बढ़ते जा रहे हैं. राइट. एंड टेक्निकल टेक्सटाइल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग एंड वी आर सीइंग टू केटर वन न्यू सेगमेंट्स. तो इंडस्ट्री का ग्रोथ अगर CAGR देखें क्या है अभी? इंडस्ट्री इज ग्रोइंग ऑलमोस्ट एट अ कैगर ऑफ 15%. 15%. इनफैक्ट आई सी कि वो और ज़्यादा और ग्रो करेगी बिकॉज इंडियन government is supporting that. Government is giving more and more initiatives. They are giving more subsidies to the technical textiles player. Government themselves are investing in technical textile companies. अच्छा. Oh. Recently government invested in 2-3 companies, 2-3 startups basically थे. So and they are making special textile zones. They are giving special subsidy to the technical textile people. तो आप जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की जो ये मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स है जिसमें वो सब्सिडाइज करते हैं, तो आर यू आल्सो गेटिंग द बेनिफिट? Yes, we are getting the हाउ इज योर subsidies. एक्सपीरियंस ओवरऑल Regarding the subsidy? मतलब हाँ, मतलब एक होता है ना कि प्रोसेस कैसा है, मिलता है नहीं मिलता है? नहीं देखिए, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है. मिलता तो है. बहुत प्यार से जवाब दिया राजेंद्र. We get it. ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है. ठीक है. मतलब एक्चुअल में जो बात की जा रही है वो ग्राउंड लेवल पे कि हमारे पास तो कोई एक्सेस नहीं है, तो आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं तो हम पूछ पाते हैं कि भैया ग्राउंड लेवल पे मिलता है कि नहीं मिलता है. Absolutely. खाली बातें हो रही है.
मिल रहा है, चलो बहुत अच्छा है। 40,000 करोड़ तो बहुत, आई थिंक बड़ा मार्केट हो सकता है। 40,000 करोड़ इज नथिंग। यस यस सी 40,000 करोड़ जो मार्केट है, एंड एट प्रेजेंट इट्स ओनली 20% इन इंडिया। 20% इंडिया में। लास्ट 3-4 साल से गवर्नमेंट हैज आल्सो टेकन इनिशिएटिव टू एक करके वो लोग सेगमेंट बैन कर रहे हैं। अच्छा, दे आर imposing restrictions on one segment, like uncoated fabric you cannot import right now. ओके। I have heard that uncoated fabrics पे भी they are trying to impose some restrictions. ठीक है, अभी आगे पीछे करके जैसे भी लूप होल्स हर जगह हैं। नहीं, इसमें और एक चीज़ है विवेक, मुझे लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी नेशन जब ग्रो करता है, एंड मल्टीपल इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि गवर्नमेंट जब अग्रेसिव होती है, एंटी डंपिंग लाती है या रिस्ट्रिक्शंस लाती है, तो एक चीज़ बहुत ही तरीके से उन्हें देखना होता है। लेट्स से इंडिया का मार्केट साइज है 40,000 करोड़ का, बट इंडिया 10,000 करोड़ ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो वो लोड कंज्यूमर पे आ जाता है। तो आई थिंक अगर हम गवर्नमेंट के साइड से भी देखें तो बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट उनको रखना होगा कि वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, थोड़े थोड़े परसेंटेज पे लगाते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, राजीव जैसे लोग हैं, उनको भी एक अग्रेशन मिलता है और कहीं वो मोटिव मिलता है कि यस मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा और। जब वो और 5,000 करोड़ का मैन्युफैक्चर का क्लाउड बढ़ता है तब वो रेस्ट्रिक्शंस और बढ़ते हैं। तो मैंने कई इंडस्ट्री को ऐसे स्टडी किया है, एंड आई समवेयर कई बार बहुत नेकेड आई से दिखता था तो क्यों नहीं कर रही है गवर्नमेंट कहीं पर। तो ठीक है, जो ना कहीं कहीं गलतियां होती है, कहीं अच्छाई होती है, बट येस कंज्यूमर तक वो बेनिफिट तरीके से पहुंचे उसके लिए बहुत जरूरी है कि फेजेस में हो। और टेक्निकल टेक्सटाइल में जिन्होंने कहा कि 80% ऑफ द मार्केट राइट नाउ इज इम्पोर्ट। वन नंबर 2 segments of technical textile, medical, there's technical textile. We are wearing amazing brand jackets like Adidas, Pumas, Nikes, breathable, silver coated. Nowadays you hear a lot of those terminologies. Yeah. So everything is now kind of landing upon one thing. You need something special. हमारी इनकम बढ़ रही है इंडिया में, हमें कुछ अलग करना है, कुछ अलग खर्चा करना है। तो यूटिलिटी के साइड में भी करना है और दूसरे तरफ में जो हम फैशन कर रहे हैं उसमें भी करना है। तो इवन फैशन में टेक्निकल टेक्सटाइल का बहुत बड़ा रोल है जो मुझे दिखा। मैं आपको बताता हूँ सर, आजकल आप देखो कई ब्रांड्स आ गए हैं जो स्वेट प्रूफ शर्ट लेके आ रहे हैं, ऑर्डर फ्री शर्ट लेके आ रहे हैं, टी शर्ट्स आ रहे हैं, वाटर प्रूफ शर्ट्स भी आ रहे हैं, स्टेन फ्री शर्ट्स आ रहे हैं। तो इट्स अ टेक्निकल टेक्सटाइल। आप अगर वो केमिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दोगे तो वो कैसे स्वेट प्रूफ, या कैसे वो मैंने स्वेट प्रूफ मतलब आप ब्रीदेबिलिटी आ रही है उसके अंदर से। आपका शर्ट पे आप कई एड्स दिखा रहे हैं कि कॉफ़ी भी गिरा दे रहे हैं तो उसके स्टेन्स नहीं लग रहे हैं। तो इट्स अगेन अ टेक्निकल टेक्सटाइल। सही है। एंड जो आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट फेजेस में करती है, तो देयर आर मेनी मीन्स डेलीगेशंस जा रहे हैं, सूरत से जा रहे हैं और भी सिटीज से जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जा रहे हैं कि टू स्टॉप। बिकॉज नाउ इंडिया में हर मंथ आप देखोगे एक नई फैक्ट्री लगती है कोटिंग की। सो पीपल आर ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो गवर्नमेंट के पास बहुत डेलीगेशन जा रहे हैं टू स्टॉप इट कम्प्लीटली, व्हिच इज वेरी गुड। वंस इट्स डन, इंडिया मार्केट कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। सो क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल की बात चल रही है विवेक, मैं यहाँ एक और क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल में वर्ड टेक्निकल है, मैं वहाँ आता हूँ। कोटिंग आप बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो और कोटिंग यहाँ R&D का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है इस इंडस्ट्री में, हम क्या कर रहे हैं R&D में, और क्या ये इंडस्ट्री है जो कंटिन्यूस R&D सीख करती है? मतलब सर कोटिंग बहुत ही वर्स्ट चैप्टर है। जैसे अभी तक तो हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल को वर्स्ट बोले थे, कोटिंग उसके अंदर उससे 10 गुने बड़ी है। तो जैसे मैंने आपको बोला कोटिंग स्टार्ट हो सकती है कपड़े को जस्ट हार्ड करने से लेकर के उसको फायर प्रूफ करने तक या उसको बुलेट प्रूफ करने तक। तो जनरल पीपल व्हाट डू, दे फाइंड द इजी वे आउट एंड नॉर्मली कोटिंग लगा लिए कि जैसे ऑल्टरनेट इकोनॉमी हम लोग बोलते हैं, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट जो हम लोग कॉरपोरेट से कर रहे हैं, जो ऑल्टरनेट इंडस्ट्री है, जो छोटे छोटे फैक्ट्रीज हैं, उनको कैटर करने की कोशिश करती है। क्योंकि व्हेन यू मेक हायर वैल्यू एडिशन द रिस्क ऑफ रिजेक्शन इज ऑल्सो गोज हायर, क्योंकि आप उतनी हैवी इंडस्ट्री को केटर कर रहे हो। आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट जब बनाना का फैब्रिक बनाना चाह रहे हो तो आप समझ रहे हो कि एक आदमी के जान के साथ खेल रहे हो। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी टेक्निकलिटी मिस कर जाते हो तो पूरी टेक्निकल टेक्सटाइल खत्म हो जाती है। सो इट्स देयर, वो R&D बहुत ज़रूरी है, विच वी आर ट्राइंग टू गेट बाई अपॉइंटिंग न्यू पीपल। DRDO है, वी आर ट्राइंग टू टेक देयर असिस्टेंस। मेनी अदर गवर्नमेंट एजेंसीज है जो गाइडेंस के लिए हमेशा रेडी हैं हम लोग के लिए। वी आर ट्राइंग टू
make contracts with them, and we have already done in talks with 2-3 people कि उनसे कैसे हम लोग guidance मिल सके. And there are not many players in the defense field right now. Only 2-3 players are there. So once we get that knowledge and once we start it, once we have the dyeing house live, we are ready with the R&Ds and everything. So we will be very soon. आप R&D आपका एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है. और मुझे जो समझ में आ रहा है, जस्ट इजी करने के लिए अगर डाइंग यूनिट आ जाती है, कोटिंग आपकी इन हाउस है, तो आपको रिसर्च की आपकी कैपेबिलिटीज और बहुत बढ़ जाएंगी. बहुत बढ़ जाती है. राइट. तो ये क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो ये क्या रिवर्स इंजीनियरिंग होती है क्या कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनका कोटिंग नहीं समझ सकते उनको देख के? सर वी आर थ्रू. आज हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ, आज हम लोग चाइना से, ये तो नहीं बोलूँगा एट पार हैं, बट वी आर ऑलमोस्ट एट पार विद चाइना. आज अगर मेरे प्राइस में और चाइना का प्राइस में देखें तो 5-10% का ही फर्क रह गया है, विच वॉज एट ए टाइम ऑलमोस्ट 50%. ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि वो लोग किस स्केल में वर्क करते हैं. पहले इंडिया में क्या टेंडेंसी, जैसे मैं ही बोलूँ तो वी वर इन जॉइंट फैमिली, तो पापा लोग बोलते थोड़े से स्टार्ट करो, थोड़े से स्टार्ट करो, बट वो थोड़े से कभी भी वो बड़ा अचीव नहीं किया जा सकता है. एंड आज भी अगर मैं सूरत में देखता हूँ तो कोई भी आदमी अगर एक वीविंग सेटअप स्टार्ट करेगा तो वो 20 मशीन से स्टार्ट करेगा या 24 से स्टार्ट करेगा. वी स्टार्टेड विथ 123 मशीन्स एट द फर्स्ट गो, एंड नो वन इज देयर जो अंडर वन स्केल सब कुछ करते जाए. एज वी गेन द नॉलेज, आज हम लोग कंपैटिबल है वो करने के लिए. बट क्यों चाइना सस्ती है हमसे 5%, 10%? दैट ऑल्सो हैज़ अ रीज़न. उनको इंटरेस्ट फ्री लोन है गवर्नमेंट की तरफ से. दे हैव अ 13% एक्सपोर्ट सब्सिडी. अगर वो हटा दे तो वी आर चीपर देन चाइना. एंड जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स अस टू एक्सपोर्ट टेक्निकल टेक्सटाइल्स. एंड अगर सब कुछ सही रहा तो वी विल एक्सपोर्ट इट दिस ईयर. वाओ, वंडरफुल, ब्रिलियंट. तो ये बात, ये जो कारपेट है, ये जो पर्दा लगा हुआ है, ये भी टेक्निकल टेक्सटाइल है क्या? सर ये पर्दा तो बोल नहीं सकते, पर आपने जो शावर कर्टन्स यूज कर रहे हैं, शावर कर्टन वगैरह, इट्स अ टेक्निकल टेक्सटाइल, इट्स अ वाटर प्रूफ. एंड इसमें भी हम लोग अगर ये पर्दा नहीं, अगर हम लोग 5 स्टार्स के पर्दे जो देखते हैं, जिसमें से रोशनी अंदर नहीं आती, कॉल्ड अ ब्लैकआउट फैब्रिक, तो दैट्स अगेन अ टेक्निकल टेक्सटाइल. अच्छा, तो अभी तक आपने विवेक को 3 स्टार बोल दिया 5 स्टार के पर्दे को. मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये कितना बड़ा मार्केट हो सकता है. ये 40,000 करोड़ कैसे है ये? क्योंकि हम तो आजकल सभी चीज़ों में थोड़ा सा एस्थेटिकली चीज़ों को अगर अपग्रेड करना है तो आपको इस तरह के टेक्सटाइल को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा. अब देखिए घर में जो सब रेनोवेट कर रहे हैं. सर मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट इज ग्रोइंग. कोई 40,000 करोड़ एक फिगर है जो शायद 2-4 साल पहले किसी ने कोट किया होगा. सर पहले हम भी देखते हैं, मेरे पापा हमेशा जिंदगी भर स्पोर्ट्स शूज कभी पहने ही नहीं थे. यूज्ड टू वेयर लेदर शूज. नहीं, यही दिखने में अच्छा लगता है. बट नाउ आज पीपल कंफर्ट ज़्यादा देख रहे हैं रेदर देन सर सबके पास 4 स्पोर्ट्स शू है, 5 स्पोर्ट्स शू है. आज मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं तो वो स्पोर्ट्स शूज पहन के जा रहे हैं. लवली. तो आप अगर देखो तो हर आदमी, हर एजेड पर्सन भी स्पोर्ट्स शू पहन रहा है. तो उसकी इंडस्ट्री में अभी तक एडिशन हुई है कि नहीं, वी डोंट नो. राइट. एंड व्हेन वी टॉक कि अगर 50% है तो इट माइट बी 20 ऑल्सो गोइंग आफ्टर अ फ्यू ईयर्स. एंड व्हाट एक्साइट्स मी अबाउट टेक्निकल टेक्सटाइल एज अ इंडस्ट्री, विवेक, कि इसमें आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज और वर्टिकल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दोनों तरफ है. हम फैशन बात कर रहे हैं, मेडिकल बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरे तरफ हम बहुत यूटिलिटी जो ऑलरेडी लगेजेस वगैरह में चले आ रही हैं वो बात कर रहे हैं. शूज़ अगेन एक कैटेगरी है. डिफेंस में एक जवान जो कपड़े पहन रहा है या एक बुलेट प्रूफ जैकेट जिसने एग्जाम्पल लिया, तो जब मैंने पहली बार जब राजीव से मिला था तो मुझे भी ऐसे लगा यार टेक्निकल टेक्सटाइल का एक दूसरा प्लेयर है टेक्सटाइल में. जब 2-3 बार हमने समय बिताया साथ में, और फिर मैं जब रोड पे निकलने लगा, जो हमारी आदत होती है कि हम खोजने लगते हैं, जैसे जो गाड़ी आप खरीदने वाले हो आपको दिखने लगती है रास्ते में, राइट. वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. तो मुझे अचानक में अलग अलग तरीके के कपड़े दिखने लगे, क्योंकि जब आपको अपने पैसे निकालने और कहीं इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले दिखना स्टार्ट होता है ना, स्पेशली प्री IPO स्टेजेस में जब आप किसी भी कंपनी से बात कर रहे होते हैं. और तो मुझे लगा यस, मैं चेयर पे अपनी ऑफिस में बैठ रहा हूँ तो यूज़ कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ शूज़ में यूज़ कर रहा हूँ, मेडिकल हॉस्पिटल्स में जा रहा हूँ तो बहुत अलग अलग तरीके के एप्लीकेशन है. इवन उन्होंने कहा ना मास्क,
बहुत हाई एंड मास्क में लग रहे हैं, आप वो जो कपड़ों में लग रहे हैं जो पहन रहे हैं, कुछ सीनियर डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं उनमें लग रहे हैं, कुछ टूल्स में लग रहे हैं। तो अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स उसकी एप्लीकेबिलिटी है। ये अलग बात है कि ये आज कहाँ है, बट येस एज अ कंपनी आई ऑलवेज सी टेक्निकल टेक्सटाइल में जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है कि आप उसी सेगमेंट में बहुत ग्रोथ है, आप मल्टीपल सेगमेंट्स में जाके, क्योंकि अगर आपकी R&D बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बेस कोटिंग है, R&D है, अगर वो स्ट्रांग हो जाती है, यू कैन मल्टीप्लाई। सर आप एडिशंस देखो ना जैसे हो रहे हैं, पहले हम लोग गाड़ी के सीट से नॉर्मल सीट होते थे जैसे चेयर है, बट आज वो सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स हो गई। तो अगेन इफ इट इज नॉट टेक्निकल इट कैन नॉट बी वेंटिलेटेड। सही बात है। उसके अंदर में जो फैब्रिक लगे डेट इज ब्रीदेबल, उससे एयर पास हो रही है बट पानी नहीं पास होगी। तो इट्स अगेन मीन्स एक एक दिन न्यू एडिशंस आर गोइंग ऑन। आप शर्ट पहन रहे हो, जैसे हमने अभी बात की, तो शर्ट इज अ स्टेन प्रूफ शर्ट, सो इट इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल। इट्स काउंटेड इन द 40,000 crores और नॉट, वी डोंट नो। नहीं, समझ गया मैं। तो फेयर इनफ है। तो एक बार 40,000 को फिगर को थोड़ा साइड कर देते हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू इट डीपली। तो लेट्स टॉक अबाउट योर कंपनी, क्योंकि ऑल्दो हमने बहुत कुछ आपके बारे में, कंपनी के बारे में बात कर ली, बट जो आपकी कंपनी लिस्ट हुई है तो उसके बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी पार्टनर्स डू यू हैव, और क्या सर ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट माय पार्टनर्स। मीन्स आई वाज इन फैमिली बिजनेस 2000 से लेकर के 2014-15 तक। वही देन व्हेन आई थॉट कि कुछ करते हैं, देन वन ऑफ द पार्टनर्स जो हैं दे वर अ सप्लायर टू अस फ्रॉम लास्ट 20 years। अच्छा। सो ही हैड ऑल द नॉलेज ऑफ डूज एंड डोंट्स इन सूरत। अच्छा। देन आई अप्रोच्ड हिम कि क्यों ना कुछ साथ करते हैं, बिकॉज टू ग्रो यू मस्ट हैव अ टीम। टीम नहीं है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। एंड देन क्या होता था कि वहीं से डिस्पैचेस करने हैं, वहीं से सब कुछ करने हैं, तो यू डोंट हैव द प्राइवेसीज अगर आप अलग अलग घर से लेते हो। आई अप्रोच्ड हिम, ही वाज वेरी हैप्पी कि लेट्स डू इट। भाई 20 साल के संबंध थे, तो वी स्टार्टेड टुगेदर। देन जैसे मैंने आपको बोला, आई स्टार्टेड गोइंग इन चाइना अराउंड 2008-9। सो आई मेट वन ऑफ द पार्टनर्स देयर इन चाइना। ओह, So gradually he was sourcing fabrics for me there, अच्छा। and he was not in that field also, but he had a first experience there. He was living in China from last 20 years. So उसने मुझे गाइड कर रहे हैं, जैसे जैसे वो गाइड करते गया, जैसे आपको टेक्निकल टेक्सटाइल में मज़ा आ रहा है, उसको भी मज़ा आने लग गया कि इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री मीन्स। एंड ही वाज डबल एग्रेसिव देन मी कि ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो आई थॉट कि सर ऐसे करके सब कुछ तो नहीं हो सकता है, आप वहाँ संभालो, हम यहाँ संभालते हैं। देन आई अप्रोच हिम कि व्हाई नॉट जॉइन हैंड्स टुगेदर। सो ही हैड अ टीम हियर ऑल्सो हु वाज लुकिंग आफ्टर क्लियरिंग एंड एवरीथिंग। मीन्स क्योंकि चाइना से माल आना इतना ईजी नहीं है, आपको कस्टम क्लियरेंसेज हैं, पेमेंट्स हैं, बैंक की फॉर्मेलिटीज़ हैं, RBI की फॉर्मेलिटीज़ हैं। सो दिस मेड अ ग्रुप ऑफ 4 people, एंड दैट्स वेयर द स्ट्रेंथ लाइज कि हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, एंड वी 4 are expert in our own fields. I look after sales, one is looking after production, one is looking after sourcing and all the technicalities, whatever is going around the world, क्या नया है, and one is looking after all the clearances, finances and everything. Lovely. और आपका फैमिली बिजनेस जो है वो सेपरेट है, वो आपके Yes, that's yes. that is separate. Fantastic. Now we are supplies to them. Means I supply to my father's अच्छा। company and everywhere. अच्छा, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग तो नहीं है? नोइंग यू, आई डोंट थिंक सो आप कुछ एक्स्ट्रा प्राइसिंग देने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी। तो अभी तो जो आप कर रहे हैं वो तो आपने बताया ब्रीफली, और आपने कुछ हमको प्लान भी बता दिया फ्यूचर में क्या कर रहे हैं। तो एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमारा तो इंटरेस्ट यही रहता है कि थोड़े नंबर्स निकलवा सकें, पर आपने तो ऑब्वियसली डिस्क्लोजर दे ही रखा अपने सारे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह में। तो लेट मी गो बैक टू अल्केश नाउ। अल्केश, आपने राजीव को आइडेंटिफाई किया, प्री IPO में आपने इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने और ऐड किया है? हाँ जी, किया। आपने और ऐड किया। तो आई वांट टू गेट इनटू योर साइकिक कि, और मैंने कई ऐसे छोटे कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर से भी इन दिनों बात की है, चाहे वो संदीप है, चाहे अमित भाई है, एंड ऑल ऑफ देम हैव वन कॉमन थीम कि आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग। दैट इज वन कॉमन थीम ऑल द स्मॉल कंपनी इन्वेस्टर्स आर डूइंग। हाउ डिड यू आइडेंटिफाई हिम, वाई डिड यू इन्वेस्ट, वाई यू इंक्रीजिंग, थोड़ा एक स्टोरी इसका भी। श्योर विवेक। सबसे पहले आपको पता ही है कि मैं हमेशा से स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता रहा हूँ, और लास्ट कुछ सालों से, 2 सालों से रादर टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं
कुछ SME एंड कंपनियों के साथ जुड़ना स्टार्ट किया। तो आइडेंटिफाई कैसे किया उसमें बाद में आते हैं, बट क्या होता है ना कि क्यों मैं करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो SME कंपनी हम खुद हैं, हमने बिल्ड किया है, कैलकाटा से बिल्ड किया है और वहाँ से बिल्ड किया। जब लोग बोल रहे थे यार यहाँ से कुछ नहीं होगा कुछ करते हुए, तो बिल्ड किया, रेज किया, साइकिल देखी बिजनेस में। तो कहीं ना कहीं उन एंटरप्रेन्योर से ना बहुत रेजोनेट करते हैं। जब हम उनके साथ बैठते हैं, मिलते हैं और टाइम बिताते हैं, तो वो अगर स्पार्क दिखाई देता है ना, तो बहुत आप अपने आप को देखते हैं और आपको लगता है नहीं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। डेफिनेटली जब आप पैसे लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, आपकी दो ही चीज़ें होती हैं कि एक आप कैसे रिटर्न बनाएंगे अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखते हैं, बट जो आपने कहा ना संदीप या किसी और की भी आप स्ट्रैटेजी बोलोगे ना, आपको पता है पैसे बनाने तो इंपॉर्टेंट है ही। यू कैन नॉट डिनाई एंड यू कैन नॉट बी जस्ट अ सोशल गाय कि मैं ऐसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट जो दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी होती है ना, वो फन ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी व्हेन दैट इज स्मॉल। क्योंकि आप प्रमोटर से 1-on-1 बात कर रहे होते हो, बिजनेस मॉडल को समझ रहे होते हो, आप मॉडल के भी पास पहुंच जाते हो। तो अगर मैं श्रीकर्णी फैबकॉम की बात करूँ या राजीव की बात करूँ, तो ये बहुत ही कोइंसिडेंस था। मैं देखता तो रहता ही हूँ कंपनीज को और मुझे मज़ा आता है किसी भी कंपनी के साथ उनकी चैलेंजेस डिस्कस करने में। तो वन ऑट डे इनके जो पार्टनर्स हैं वो हमारे आसपास ही कहीं रहते हैं और हम लोग मॉर्निंग वॉक में मिला करते थे। अच्छा। तो कोविड के दौरान भी हमसे रहा नहीं जाता था, तो कई बार हम मॉर्निंग वॉक करने उतर ही जाते थे और उनकी स्टोरी की आज मैंने लैंड खरीद ली, आज मैंने ये खरीद लिया। और मुझे एक ही चीज़ दिखाई दिया कि उनका स्पार्क ही कम नहीं होता यार। कोविड हो रहा है, इनका एक्साइटमेंट वैसा ही है, मतलब जो एक एनर्जी है वो वैसी की वैसी चल रही है। और वो अपडेट मुझे मिल रहा था, चैलेंजेस मुझे मिल रहे थे इनडायरेक्टली। और फिर एक दिन ऐसी बात करते करते वो उन्होंने कहा कि यार मुझे आपकी हेल्प चाहिए, डिस्कशन करना है, क्योंकि आप डिस्कस करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे हैं। और वो राजीव को हमारे पास लेके भी आया हमारे ऑफिस में, हम लोग ने बहुत देर बात की और लिटरली एक मीटिंग में हम फ्रेंडशिप जैसी हो जाती है ना कि हम उम्र हैं और सब कुछ है, तो बात होने लगी। और 1-1.5-2 महीने तक शायद हमारी बातें चलती रही। ऐसा नहीं था कि हमने देखा और इन्वेस्ट कर लिया कि इनकी स्ट्रैटेजीज क्या है, तब तक इनका IPO नहीं आया था, इनकी हिस्ट्री क्या है। तभी टेक्निकल टेक्सटाइल मुझे समझ में आने लगा। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये जरूर आया कि दिस इज़ अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को मैंने पाक किया कि इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्कोप इन इंडिया टू ग्रो दिस। बट जो सबसे बड़ा 70% फैक्टर रहता है ना, वो प्रमोटर की टीम होती है। और वहाँ वापस से जब राजीव के साथ मैं और टाइम बिताया, मनोज के साथ और टाइम बिताया, इनके और पार्टनर्स के साथ टाइम बिताया, तो ये समझ में आने लगा कि यस, उनमें बहुत ही कॉम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेंथ है एंड दे आर नॉट ओवरलैपिंग देयर roles, rather they are kind of working in a kind of with a singular focus to make this happen. And the idea was not to make money, the idea was to create wealth, जो कि कई entrepreneurs में मिसिंग होते हैं। तो ये बहुत थिन लाइन होती है विवेक, बट मेरे को लगता है वो बहुत ज़रूरी होती है। कई बार आप ये बात कर रहे हो तो कि मुझे साल का 10 करोड़ कमाना है, आप ये बात कर रहे हो कि 5 साल में मुझे यहाँ पहुँचना है। और ये आप जब बहुत ही इनडायरेक्टली बात करते रहते हैं ना, यू गेट दैट पॉइंट। तो वहाँ मुझे बहुत ट्रस्ट आया इनके ऊपर कि ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और उसके बाद तो एक छोटी सी कहानियाँ है, क्योंकि दुनिया कहानियों से बनती है, तब तक भी इन्वेस्टमेंट फाइनल नहीं हुआ था और ये लोग कहीं तिरुपति जा रहे थे। तो मॉर्निंग वॉक फ्रेंड ने बोला यार तिरुपति चलो दर्शन के लिए। और मेरे बहुत सालों से ड्यू था, मैं तिरुपति के रास्ते पे निकल पड़ा और मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और ये पार्टनर्स आपस में बात कर रहे थे कि ग्रो कैसे करना है। मैं सुनते सुनते ऊपर पहुंच गया, धोखा के निकला। मैंने बोला यार आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही थी, मजा आया, बट कुछ चैलेंजेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये इतने ओपन थे कि बोले ठीक है बताओ क्या क्या चैलेंजेस। वहां से डिस्कस किया तो इनको ये लगा कि मैंने जो इनको चैलेंज बतलाया ना वो बहुत ही पर्टिनेंट थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके लिए एड्रेस करना। और मुझे लगा कि इनके जो विजन थे, क्योंकि आप ट्राई कर रहे हो 2-2.5 घंटे 3 घंटे, उस टाइम में आप पीछे से चुपचाप सुन रहे हो, मतलब वो थोड़ा सा मेरे लिए सही या गलत जो भी था, बट मैं सुन रहा था। आप अच्छे वैसे लिसनर हैं, दैट्स ओके। फिर वहाँ से वो डिस्कशन और भी सॉलिडिफाई हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो, और मैंने इनको बोला कि आई लाइक टू पुट सम मनी इन यू इफ यू आर विलिंग टू। और वहाँ से मैंने एक छोटा सा फंड में लगाया। लवली। और फिर उन्होंने जर्नी को बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ाया, बहुत ऑप्टिमाइज़ किया। जिस साल में मैंने इनमें इन्वेस्ट किया था वो उसका ठीक पहले वाला ईयर इनका केपेक्स हेवी ईयर था, मुझे याद है। और उन्होंने मुझे कहा था कि नंबर्स विल चेंज इन अ फ्रेम ऑफ 1 year, एंड आई सॉ दैट एंड दैट्स वेयर दे वेंट आउट फॉर एन IPO एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड आई स्टिल बिलीव इन देम अ लॉट। सो IPO के बाद भी जब मुझे थोड़ा मौका मिलता है, मेरी एपेटाइट बहुत लिमिटेड है इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ, बट येस
क्योंकि आई एम नॉट द गाई हु इन्वेस्ट इन 40 और 100 odd companies when it comes to SMEs or equity market. I love to identify founders. I love to identify opportunities and try to build a layer on top of what I've been doing. So सुपर लवली। तो अल्केश तो क्या हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो फेस टू फेस के अंदर में कई पॉडकास्ट में आपको उनका चेहरा देखना पड़ेगा, इनकी फिलोसफी भी आप सीखेंगे। तो आई वांट टू एंड दिस वन बिकॉज ऑल ऑफ अस आई मीन हियर फॉर अ पर्पस। व्हाट कैन गो रॉन्ग राजीव, क्या गलत हो सकता है आपके साथ? बिकॉज अल्टीमेटली कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई इन्वेस्टर, चाहे अल्केश जुड़ा हुआ है, चाहे किसी ने 100 शेयर भी ले रखा है, उसके लिए ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ क्या गलत हो सकता है? सर रेदर देन सेइंग कि क्या गलत हो सकता है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो गलत तो सबसे ज़्यादा कोविड हुआ, उसका तो किसी के हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में कुछ नहीं था। बट सही क्या हो सकता है कि जिस ढंग से अगर गवर्नमेंट चाइना पे बैन लगा रही, मतलब चाइना पे बैन नहीं लगा रही है, प्रोडक्ट्स पे बैन लगा रही हैं, एंड व्हेन नाउ वी आर 100% equipped to make whatever China is supplying, and the price wise also we are competitive with them. So and वो लोग प्रमोट कर रहे हैं मेक इन इंडिया, नॉट नहीं कर रहे ऐसा नहीं बोलेंगे, बट कुछ एग्रेसिव स्टेप्स और ज़रूरी हैं जो अगर लिए जाए तो हम लोग वी कैन ग्रो मल्टीपल फोल्ड्स इन वेरी लेस टाइम। किस टाइप के बताइए ना, यहाँ पर तो आपको मौका दे दिया मैंने, बोल दीजिए। सर जैसे बैन तो हो जाते हैं, फैब्रिक्स पे बैन लगा दिए कस्टम्स ने, पर आज भी हम लोग देखते हैं कि वो कोई ना कोई इस रूट से या उस रूट से इनकमिंग इंडिया में हो ही जाता है। बरोबर है। तो उस चीज़ को केटर करना बहुत ज़रूरी है, एंड द डेटा इज़ वेरी वेल अवेलेबल ऑन द इम्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ओनली कि आई डोंट नो आई शुड से दिस और नॉट, बट वी सी कि कई क्लियरेंसेज हैं व्हेन वी सी द इम्पोर्ट्स डेटाज एंड एवरीथिंग। सर 3 रुपया 4 रुपये मीटर में फैब्रिक्स क्लियर हो रहे हैं, जो कि उसके यान के उसके ट्रांजिट कॉस्ट भी नहीं है। तो दिस इज़ वेयर द गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस कि ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं तो उसके सामने हम लोग कभी भी आगे नहीं। दे आर ट्राइंग, बट आप बोलते ना कि किसी को करना है तो कोई ना कोई रूट मिल ही जाता है। लाइक दिस इन दिस बजट आई थिंक द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड कि पीपल वर गेटिंग द वोवन फैब्रिक्स एज अ निटेड फैब्रिक। मैंने हम लोग जो नॉर्मल वीविंग का फैब्रिक होता है उसको कपड़े गारमेंट्स के फैब्रिक बोल के लेडीज गारमेंट ला रहे थे, तो गवर्नमेंट हैज पुट एडिशनल ड्यूटी ऑफ 115 रुपीज अ केजी on knitted fabrics. अच्छा. Because when we see the data, the knitted fabric was going down and the knitted fabric was going higher and the woven fabric was going down. And like उसी तरह से लोग coated fabric बोल के ला रहे हैं uncoated fabrics को. So when government puts a ban on the uncoated fabrics also, they have already put a BIS on yarns. So yarn no one can get in India right now. अगर इस ढंग से गवर्नमेंट और restriction लगाते जाएं, and when we are growing, we can assure the government that yes, we can satisfy the people with appropriate quantity they need and we are ready to export it around the globe. सुपर, क्या कन्विक्शन है। देखिए एक एंटरप्रेन्योर की कहानी है, एंटरप्रेन्योर इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करता है, सो आई कैन रीड द इमोशन विच ही हैज़। अच्छा, एक मैं इस पे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इम्पोर्ट बैन्स वगैरह होते हैं, इज इट अ कंट्री स्पेसिफिक कि हम चाइना से नहीं अलाउड है? बिकॉज आजकल ये भी होता है ना कि लोग चाइना रीरूट कर देते हैं, वियतनाम से आ जाता है ना, इधर से आता होता है। जैसे प्रोडक्ट पे लगता है ना, जैसे आज टॉयज पे लगी या यहाँ पे लगी, तो इट्स अ BIS बेसिकली। ओके, तो इट्स नॉट ऑन द कंट्री, इट्स ऑन अ प्रोडक्ट। बिकॉज अभी तो माहौल वही चला हुआ है, ट्रम्प साहब तो ये लगे हुए हैं कि इस कंट्री से पीपल आर देयर कि वहाँ से वियतनाम जा रहे हैं, वहाँ से थाईलैंड जा रहे हैं, तो इट हैपेंस, बट इफ इट्स ऑन द प्रोडक्ट देन डजंट मैटर कि ये कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। बहुत इंडस्ट्री में खाली प्रोडक्ट लेवल पे किया जाता है, और बहुत बार क्या होती है, गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसे करते हैं, दे डोंट वांट चाइना टू काइंड ऑफ, लेट्स से MDF बोर्ड्स आप एग्जांपल लीजिए। तो MDF बोर्ड्स बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया बहुत ग्रो किया है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो चाइना वाज अ मेजर सप्लायर ऑफ MDF बोर्ड्स इन इंडिया, देन इट वेंट टू वियतनाम से भी इतना ज़्यादा आने लगा, बट उसी टाइम पे पैरेलली इंडिया में सेंचुरी प्लाई हो या ग्रीन प्लाई हो, इन लोगों ने बहुत एशियन हो बहुत ग्रो किया। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इम्पोज किया। फिर वियतनाम में भी गवर्नमेंट ने किया कि खाली 4 फैक्ट्रीज को अलाउ कर दिया इंडिया भेजना, अच्छा, बाकी सबको बैन कर दिया। तो ये भी कर सकते हैं, ये भी है, अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट बोल सकती है यस, तो वो BIS करनी पड़ती है। वो फैक्ट्री के साथ आपकी टैक्सेस ड्यूटीज अलग होती हैं, बाकी के साथ आपकी ड्यूटीज अलग होती हैं। सो इट इज़ अबाउट, मैंने आपको फिर कहा कि बहुत थिन लाइन है विवेक, जो समझने की है कि
कई बार हमारे पास उतने अच्छे डेटा नहीं होते हैं, हम या एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर की नज़र से देखते हैं, बट मुझे 1 लाख स्क्वायर फीट MDF बोर्ड चाहिए, मैं बहुत रैंडम डेटा उठा रहा हूँ, बट इंडिया के पास 80,000 बन रहा है, तो इंडिया को 20,000 ही और चाहिए, बट हम इंपोर्ट कर लेते हैं 80,000, तो वो भी गलत है। और हम अगर बंद कर दिए तो उस 20,000 के कारण पूरे 80,000 की प्राइसिंग बढ़ा देगी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। सो देयर इज अ थिन लाइन दैट एवरीबडी हैज टू प्ले, एंड आई थिंक MDF बोर्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल्स वेयर वी सॉ from China to Malaysia to Vietnam, now restricted companies from Vietnam, and now I see next 2 years it will be over whole India, like toys के साथ हुआ, toys is whole India now. होल इंडिया नाउ टॉयज में हुआ, यू सी स्पोर्ट शूज, Sports shoes टॉयज हुआ। भी आज क्या हो रहा है, टॉयज इज बैंड, बट पीपल अलग अलग कंट्री में उसके पीसेज ला रहे हैं, देन दे आर असेंबलिंग इट, सो इट हार्डली मैटर्स कि आपने बैन किया, तो वो स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। स्पोर्ट शूज़ में क्या हो रहा है, अपर लगा रही हैं, बेस लगा रहे हैं, दे आर जस्ट मेकिंग। सही है। सो राजीव, कितने एम्प्लॉयज़ हैं? We have, if we talk about labors also, हाँ, सब then मिला मिलूके। it's more than 800 people now. 800 लोग। हाँ, Empowering 800 generation. लोगों का मैं तो इसको सबसे ज़्यादा वेटेज देता हूँ। Absolutely, हाँ, कि 800 लोगों का घर चलाना ये सबसे बड़ा That's a हाई very पॉइंट big है responsibility entrepreneur के also, लिए। right? हाँ, तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये 800 लोगों के लिए या 800 8,000 होए, 8,000 8 लाख होए, तो उसके लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और शायद इन्वेस्टर्स का भी सपोर्ट चाहिए होगा, और आप अच्छा काम करते रहिए ताकि इन्वेस्टर्स भी आपको सपोर्ट करते रहे। इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, इट्स ऑलवेज अ होलिस्टिक अप्रोच। एक कंपनी जब भी ग्रो करती है, मेरे ख्याल से हर कोई रोल प्ले करते हैं उसमें, एब्सोल्युटली। चाहे वो एक छोटा एम्प्लॉई हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो वेंडर्स हो, हर कोई इन्वेस्टर्स हो, बट एट द एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योर है जो उस घोड़े पे दौड़ता है और दौड़ाता है और सबको लेके चलता है। एंड आई थिंक हम लोग हमेशा बोलते हैं इसीलिए कि ऑलवेज बेट ऑन एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि वही एक बंदा है जो हर चैलेंजेस विथ रिलेंटलेस परस्यूट जाना पड़ता है, क्योंकि अपने को पता है जर्नी आसान नहीं होती है, हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री में जर्नी और भी आसान नहीं होती है, तो और वो आसान नहीं होती, इसीलिए वो आपको डिफरेंशिएट भी करती है, राइट? तभी उनमें से कुछ डायमंड्स निकल के आते हैं। एंड आई विश ऑल द लक नॉट ओनली टू राजीव बट ऑल द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हु आर मेकिंग इट बिग, दे आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन अंडर देयर कॉलर टू काइंड ऑफ मेक थिंग्स हैपन फॉर इंडिया। सो kudos to them. और थोड़ा क्रेडिट हम स्टॉक मार्केट वाले भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारा भी रोल है कि हम सब इन्वेस्ट करते हैं और इन सब एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करते हैं। सो इंडिया इन्वेस्ट करते रहिए, अच्छे टैलेंट आइडेंटिफाई करते रहिए, आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना पड़ेगा। बड़ी कंपनीज के अपने रिस्क रिवॉर्ड होते हैं, छोटी कंपनीज के अपने रिस्क रिवॉर्ड होते हैं। बट ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आप लोग दोनों का भी थैंक यू अपना समय देने के लिए और सरल भाषा में लोगों को आपका कॉम्प्लेक्स बिजनेस को समझाने में। It is always fun, Vivek, to discuss with you. Thank you. थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और लास्ट तक रुके रहने के लिए। पहली बार आए हैं तो क्या करना आपको पता है, बार बार नहीं बोलूँगा, और कमेंट में लिखिएगा इफ़ यू लाइक इट, देन यू जस्ट मेंशन यू लाइक इट, सो दैट आई कैन ऐड मोर सच वीडियोज़ और एंटरप्रेन्योर्स को कवर में कर पाऊँ। थैंक यू, बाय, जय हिंद। क्या दोस्तों, कैसा चल रहा है ये इंटरव्यू? मज़ा आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा होगा, इसलिए तो आप अभी तक जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैंने देखा मेरे चैनल में ना सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रखे हैं। मैंने एनालिटिक्स देखा 50% ही लोग हैं जो देखते हैं वीडियो और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो फटाफट ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, आप सब्सक्राइब बता दीजिए तब तक, ताकि आप मेरे साथ परमानेंटली जुड़ सकें। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.